21 सितंबर को यूएनजीए में पीएम मोदी का खिताब। 25 सितंबर को शाम करीब 6:30 बजे पीएम मोदी का खिताब होगा। 21 सितंबर से अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां इजलास होना है और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जो इजलास है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। 21 सितंबर से अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां इजलास होना है और ऐसे में 25 सितंबर को शाम करीब 6:30 बजे पीएम मोदी का खिताब होगा। 25 सितंबर को यूएनजीए में पीएम मोदी का खिताब होगा और जिसमें 25 सितंबर को करीब शाम 6:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म मोदी खिताब करेंगे। 21 सितंबर से अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां इजलास शुरू हो रहा है और ऐसे में 25 सितंबर को यूएनजीए में पीएम मोदी बोलेंगे और उनका खिताब सुनने लायक होगा जब 25 सितंबर को शाम करीब 6:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म मोदी खिताब करेंगे। बढ़ता आगे, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हाई कोर्ट में मुनाक़िद तक़रीब की शुरुआत की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और मल्टी लेवल पार्किंग का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा सदर ने दीगर तक़रीबात में भी शिरकत की। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद ने कुल 640.37 करोड़ की स्कीमों का इफ्तिताह किया है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू, सीजेआई एनवी रमना स्टेज पर मौजूद रहे। एडवोकेट्स का चैम्बर, पार्किंग स्थल आदि का जो निर्माण कार्य होने वाला है उसका शिलान्यास मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सचमुच में ये दोनों ही कार्य न्याय प्रदान करने संबंधी व्यवस्था के विकास की दिशा में सराहनीय प्रयास है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में न्यायालय कक्ष 599 न्यायिक कक्ष वर्तमान में, जिनमें से 311 पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, 288 निर्माणाधीन हैं। माननीय न्यायमूर्तियों के आवासीय व्यवस्था के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से 611 ऐसे आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 247 बनकर के तैयार हैं और 364 वर्तमान में निर्माणाधीन है। सहजता और सरलता के साथ उन्हें न्याय उपलब्ध कराने के लिए हम तकनीक का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, ये हम सब ने डिजिटल हियरिंग के माध्यम से, ऑनलाइन दी जाने वाली उन सुविधाओं के माध्यम से महसूस किया है और प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटाइजेशन के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बीजेपी के बूथ विजय अभियान की बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने यूपी से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई तकरीब में उन्होंने दोबारा से सरकार बनाने का दावा किया है। सीएम योगी के काम की तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने बीजेपी हुकूमत के कई कामों को गिनवाया। इस दौरान इस मौके पर नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में कुनबा परवरी, जातिवाद, परिवारवाद की सियासत खत्म हुई है और अब मुल्क की तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमने उत्तर प्रदेश से जो वादे किए थे उसे पूरा करने का काम सीएम योगी की सरकार ने किया है। वहीं कांग्रेस, एसपी और बीएसपी सरकार ने सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक समृद्धि को अक्षुण्ण रखते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन के लिए अथक प्रयास किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए हैं, गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है।
हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। उधर प्रियंका गांधी की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। सभी समाज को नुमाइंदगी मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि हर तबके से एक कारगुजार सदर बनाया जाएगा, इस बात का ऐलान किया गया है। और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण कारगुजार सदर बनाए जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है प्रियंका गांधी की इस मीटिंग में। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जो सियासी ज़मीन है उसको अपने पाले में करने के लिए यह कवायद देखी जा रही है, जिसमें कहा गया है कि एक कारगुजार सदर होंगे और दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और साथ ही पिछड़ा वर्ग के लोग भी इसमें कारगुजार सदर बनेंगे। उधर यूपी में इंतखाबात जीतने पर समाजवादी पार्टी 6 डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर रही है, जो कि अलग अलग जात और मजहब के होंगे। समाजवादी पार्टी यूपी में इलेक्शन में जीतने पर 6 डिप्टी सीएम बना सकती है। जराये के मुताबिक पार्टी अपने मंशूर में 6 डिप्टी सीएम बनाने का दावा कर सकती है। ये सभी 6 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति और मजहबी हालात को साधने के लिए होंगे। जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी 2 ओबीसी, 1 दलित, 1 जनरल कैटेगरी, 1 मुस्लिम और 1 अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाने का वादा करने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। लखनऊ में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस ओहदेदारों के साथ मीटिंग की, लेकिन जब वो पार्टी दफ्तर में बैठक कर रही थी तभी बाहर कांग्रेस कारकुनान आपस में मारपीट कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के करनाल में अभी किसानों का टकराव खत्म ही हुआ है कि यूपी में एक नया टकराव शुरू हो गया है। हमीरपुर के मोधा कस्बे में कल राकेश टिकैत की पंचायत के लिए इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की पंचायत के लिए तैयारियां चल रही है। मोधा की गल्ला मंडी में परमिशन न मिलने के बाद भी स्टेज तैयार किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के सदर खुद मौके पर इसकी तैयारियां करवा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई इजाजत दे या न दे, राकेश टिकैत यहाँ आएंगे और पंचायत होकर रहेगी। देखो, सीओ साहब से बात हुई है, डाक बंगला के लिए एसडीएम साहब से बात हुई है, लेकिन वो डाक बंगला देने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि भाई डाक बंगला दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, डाक बंगला नहीं मिलेगा। तो डाक बंगला ना मिले, हम लोग तो किसान आदमी है, हम लोग छपरिया दरे खाना खा लेंगे, डाक बंगला की हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो आपको तो परमिशन यहाँ की भी नहीं मिली मंडी में कार्यक्रम करने। देखो, परमिशन मिले या ना मिले, कार्यक्रम तो होगा। टिकैत जी का बुंदेलखंड में पहला कार्यक्रम है। अब हम परमिशन दे या ना दे, हम कार्यक्रम कराएंगे और सफल कार्यक्रम कराएंगे। जो भी आएगा, यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल का प्रबंध है और कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हमारे पास पर्याप्त जगह है, थाने का फोर्स रहेगा ही और अच्छे ढंग से इसको। और उनको भी अनुमति नहीं मिली, बिना अनुमति के करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, इस संबंध में देखा जा रहा है कि क्या उनके द्वारा अनुमति लिया गया नहीं लिया गया है। इन सब चीज़ों पर भी वार्ता चल रही है और अपनी जो पंचायत कर रहे हैं तो हमारी सतर्क दृष्टि उस पर लगी हुई है और यहाँ फोर्स तैयारी पोजीशन में बता दिया गया है कि ताकि सकुशल चीजें संपन्न हो, कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने पावे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते से रियासत के सभी जिलों के दौरे पर निकलेंगे और इस दौरे में सीएम योगी जिलों की तरक्की और कानूनी निजाम की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी इस दौरान अचानक दौरा भी कर सकते हैं। उनके इस दौरे को इंतखाबात की तैयारियों से जोड़कर देखा जा सकता है। इंतखाबात से पहले सीएम योगी कानूनी निजाम और जिलों की तरक्की में चलाए जा रहे मंसूबों को भी लेकर कोई कमी नहीं देखना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें गुज़िश्ता कुछ दिनों से देखने को मिला है। बात कानूनी निजाम की करें तो गुज़िश्ता दिनों स्मारक घोटाले में 470 अफसरान पर सीएम योगी ने शिकंजा कसा था। सभी मुलजिमान पर कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की गई और सबसे बड़ा एक्शन तो सीएम योगी ने शराब माफियाओं पर लिया है, जहां 2017 से अब तक करीब 600 शराब माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से 534 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में पहली बार ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है और अब आबकारी ऑर्डिनेंस में फांसी तक की तजवीज़ दी गई है।
कोरोना मैनेजमेंट में भी सीएम योगी सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। रियासत में भले ही कोरोना का खतरा कम हो गया हो, लेकिन फिर भी सीएम योगी ने पब्लिक प्लेसेस पर गणेश मुजस्मे स्थापित करने की इजाजत नहीं दी है। एक तरफ केरल में जहां अभी भी रोज हजारों की तादाद में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं तकरीबन 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में कोरोना के केस ना के बराबर है। बात आसमानी आफत की करें तो यूपी के कई जिले सैलाब की जद में हैं और तब सीएम योगी ही ग्राउंड पर जाकर मुतासरीन से मिल रहे हैं। शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में वायरल फीवर से जो है लोग परेशान हैं। खासकर के यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में ये वायरल फीवर कहर बनकर टूट रहा है। खासकर बच्चे इस वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद और आगरा के बाद अब प्रयागराज और देवरिया में भी इस तरह के वायरल फीवर के मामले सामने आ चुके हैं। 3 दिन से बुखार आयल बाटे, बुखार ना उतर रहा इनको। अच्छा, कितने दिन से बुखार हो रहा है? 3 दिन से। 3 दिन से। वायरल फीवर की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और अलग अलग अजला में तमाम लोग वायरल फीवर की जद में हैं, जिसको लेकर तमाम अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है। केरल के कन्नूर यूनिवर्सिटी में सिलेबस को लेकर टकराव जारी है। इस मामले में रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि तालीमी इदारे तालीम के बाजार की तरह होते हैं, जहां हर तरह के सामान होने चाहिए। अब खरीदारों पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेना चाहते हैं। वहीं रियासत के वजीर तालीम ने आर बिंदु ने यहाँ कन्नूर यूनिवर्सिटी के वीसी से पूरी रिपोर्ट तलब की है। याद रहे कि इस मामले में केएसयू यूनियन के तलबा ने एमएस गोलवलकर, वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय को किताबों में शामिल करने के लिए मार्च निकाला। इससे पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तलबा यूनियन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने भी अलग मार्च निकाला था। उनका कहना था कि इन लोगों का नाम शामिल करके मुजाहिदा आज़ादी के साथ मजाक किया जा रहा है। I am not in a position to give you a specific reply to the issue which you are raising, but one thing I know. Opposition party is claiming that it is revealing the... No, first let me complete. First thing I know, one thing I know, and that is that universities and classrooms are described as marketplace of ideas, where students are exposed to wide range of thoughts. Education is not meant to stuff the mind of the students with information and statistics. The purpose of education is to train the mind to be in a position where it can Vidya gives you Vivek, Vidya Vimarsh Rupini. It gives you a sense of making distinction between what you consider right or wrong, or different shades of right and wrong. The inclusion of the books of Veer Savarkar and Golwalkar in the semester of syllabus in Kannur University is very highly referenceable, because KSU sees that only as an act of rewriting the history of freedom of India. As far as the Kannur University is concerned, the public should question their tendency of glory of RSS when the entire left leadership is in power of Kannur University. Normally when starting a new course, a board of studies is formed for preparing a syllabus, but in this case there is no board of studies and there is no academic experts in this syllabus formation committee, but there is a temporary expert panel consisting of 4 UG teachers only. This is very serious issue in Kannur University, because there are so many students are studying in Kannur University. KSU strongly oppose the tendency of ignore the freedom fighters and give a very more importance to the RSS leaders and other national wide BJP Sangh Parwar leaders. And until this syllabus is withdrawn, KSU will continue. मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया तेलंगाना के दौरे पर है, जहां पर बिरकाबाद में उन्होंने स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस मौके पर रियासत के वजीर केटी रामावार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनका महकमा 100 दिनों की मुहिम चला रहा है और जिसमें कई अहम काम किए जाने हैं। हवाबाजी की वजारत आने वाले 100 दिनों
में किए जाने वाले काम पर जोर देने का फैसला इसमें लिया गया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में इस तरह की कई बड़ी स्कीमों की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि वजारत ने 100 दिनों का प्लान बनाया है, जिसमें 3 अहम हदफ रखे गए हैं, जिसमें बेहतरी पर खास नजर रखी जा रही है। 100 दिन का लक्ष्य का भाग नहीं है। मेरे 100 दिन के लक्ष्य एक अधोसंरचना के आधार पर है, जहाँ 4 एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे पॉलिसी के आधार पर हैं। उदाहरण के तौर पर जो ड्रोन पॉलिसी हम लोग ने घोषित की है, ई-बीकैश और ई-जीसीए की जो पॉलिसी है, 8 मुद्दे उस पर है और 4 मुद्दे रिफॉर्म के आधार पर। तो ये 16 मुद्दों का एक 100 दिन का काव्याद मैंने बनवाया है। एयर टैक्सी और स्काई टैक्सी ड्रोन का भविष्य है। विश्व भर में अभी उसके प्रति फंडिंग हो रहा है और आने वाले दशक के अंदर जब भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ड्रोन कैपिटल विश्व का बनेगा 2030 तक, मुझे विश्वास है कि जब वो टेक्नोलॉजी आएगी तो प्राथमिक तौर से भारत में ही आएगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। शोपियां में जख्मी हुए मेजर मयंक बिश्नोई की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। 27 अगस्त को अपने ही राइफल से मिस फायर हो जाने की वजह से वो जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 16 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद आज वो जिंदगी से जंग हार गए। मेजर मयंक बिश्नोई मेरठ के रहने वाले थे। जैसे ही मेरठ में उनकी शहादत की खबर पहुंची, पूरे कुनबे में मातम पसर गया। उधर जम्मू के मीरा साहिब इलाके में कार हादसे में 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक यह हादसा देर रात मरलिया डाक बंगले के पास पेश आया है। तेज रफ्तार कार के नहर में गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कार में सवार एक बच्ची अभी भी लापता है। खबरों के मुताबिक कार में 8 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मकामी लोगों की मदद से उनको बचा लिया गया। मैनुकीन तीनों ही अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसे की इत्तला मिलते ही मुतासरीन के घर में मातम छाया हुआ है। बच्चे की तलाश के लिए माहिरीन की मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। माता पिता खत्म हुई है कन्ना ओदी जी मुड़े दी 2 महीने की बेटी आ वो भी खत्म हुई, कन्ना ओदी सिस्टर की बेटी ही 3 साल की वो भी खत्म हुई। 4 जी खत्म हुए ने। कोई डेड बॉडी तो लभी भी हां, एक 2 महीने की जी बेटी आ मुड़े दी वो लभी है ते जी 3 साल की ओदी सर्चिंग चला रही है। पर उस पुल पर कम से कम भी 5 फुट आरसीसी की दीवार चाहिए है, जी कि 4 व्हीलर जी पर्सनल व्हील्स ना 4 व्हीलर वो तो बचन सर। इतने किन्ने इंसीडेंट हुई है ना सर, किन्नी फैमिलियां बर्बाद हुई है ना। अज राती कल राती साड़ी 4 फैमिली मैंबर साढ़े खत्म हुई है ना। अगर इतने दीवार होंगी तो कुछ ना कुछ तो होंदा, चलो गड्डी टुटदी इंसान तो बचते ना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनाकिद प्रोग्राम में नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल की जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरेटरीज से मुतालिक तज्जियाती रिपोर्ट का इजरा किया। माजूर की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ मौज़ूआत में दरस व तदरीस और तहक़ीक़ के शोबे के नताइज की बुनियाद पर उनकी ग्रेडिंग करती है। और प्रोग्राम से खिताब करते हुए एलजी ने नेक के खदमात का एतराफ़ करते हुए कहा कि वो ज़ाती तौर पर यह महसूस करते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम से वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स और तलबा को काफ़ी मदद मिलती है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के बारे में भी नए की एक टिप्पणी है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में इसकी कमी है। मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, चिंतन और कौशल के साथ साथ छात्रों में सामाजिक और नैतिक दायित्वों का भी बोध होता है। नई शिक्षा नीति कहती है कि छात्रों के सम्यक बोध का होना बड़ा जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये एक शिक्षक ही कर सकता है, आदर्श शिक्षक ही कर सकता है। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कमिश्नर की इजाज़त के बाद आइंदा हफ्ते से कॉलेज खुलने का इम्कान है। वाज़ो के गुज़िश्ता 5 सितंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 10वीं और 12वीं जमात के स्कूलों को चंद शराइत के साथ खोलने का फैसला किया था। गुज़िश्ता दिनों महकमा तालीम की सेक्रेटरी की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि तलबा व असातिज़ा की 100% टीकाकारी के साथ ही महदूद अंदाज में तमाम कोविड ज़ाब्तों की पासदारी के साथ ही कॉलेज खोलने की इजाज़त होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार स्कूल कॉलेज में दर्स व तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू करने के लिए कोशा है। श्रीनगर में नैक के प्रोग्राम के बाद साफियों से बात करते हुए एलजी ने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा को टीकाकारी अमल में शामिल करने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है और इसमें तलबा को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीनेट किया जाएगा।
18 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर कराएं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका, क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र यह है कि लोग वैक्सीनेट हो जाएं और पठन पाठन का काम शुरू हो। तो स्पेशल ड्राइव चला करके 18 साल के ऊपर के जो हमारे बच्चे हैं उनका, और मोस्टली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने काफ़ी हद तक करा लिया है, जो बच्चे हैं उनको भी करा करके इंस्टीट्यूशन शुरू करेंगे। साबिक एमएलसी और ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर त्रिलोचन सिंह वजीर की आज शास्त्री नगर वाक़ शमशान भूमि में आखिरी रस्मात अदा की गई। उनकी आखिरी रस्मात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के अलावा एनसी और बीजेपी लीडरान के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली वाक़ अपने फ्लैट में त्रिलोचन सिंह मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर हो गया है कि उन्हें कत्ल किया गया है। प्रोटेक्टेड पर्सन तो थे यहाँ पे, और एमएलसी भी बन के यहाँ पे रहे, गुरुद्वारा बोर्ड में भी काफ़ी सक्रिय यहाँ पे थे और ट्रांसपोर्ट लाइन में उसके अध्यक्ष भी यहाँ पे रहे। ये सरकार को देखना कि किस ढंग से जांच यहाँ पे बिठाए और इंसाफ यहाँ पे हो पाए, और अगर जो प्रोटेक्टेड थे तो वजह क्या थी, किस ढंग से ऐसा कारण यहाँ पे हो पाया। त्रिलोचन सिंह वजीर जी को एक पार्टी के साथ जोड़ के रखना या एक समुदाय के साथ जोड़ के रखना, कहीं ना कहीं उनके जो कारगुजारी थी उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। एक अपना व्यक्तित्व था, ठीक है, कौम की नुमाइंदगी करते थे लेकिन सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते थे। लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत पेनफुल है, दर्दनाक है, और जम्मू के अंदर मुझे लगता है हमारे समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर एक मानी हुई शख्सियत थी जिन्होंने अपनी रियासत में अपनी मेहनत से, ईमानदारी से लोगों की सेवा करके अपना नाम बनाया, और ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना है। सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर का जो नुकसान है न केवल वो सिख समाज को है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने समाज के लोग हैं, क्योंकि उनका जो तरीका था वो हर एक की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। कोई कैसे कह रहा था, कोई कैसे, तो फिर मीडिया उसने कांटेक्ट किया, भाई आप थोड़ी सी लोगों को बात क्लियर करने के लिए आप बात रखिए मीडिया के समक्ष। तो फिर मैं बात रखने के लिए सामने आया। सर ये तो सबको पता है, पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें आ चुकी हैं कि 2 तारीख की रात को इनका मर्डर हुआ और 9 तारीख को इनकी बॉडी रिकवर की गई। 7 दिन के बाद रिकवर की गई। बॉडी जो थी वो बाथरूम में पड़ी हुई थी, तो बाथरूम में आगे पुलिस ने रिकवर की। तो ये थी आज की फाइनल रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम, शबा खैर।